इस साल भी तमाम वादों के बाद दिल्ली फिर धुएं में है और राजधानी का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स एक समय में खतरनाक स्तर 500 के ऊपर चला गया था। इस समय भी कोई कम खतरनाक नहीं है और 300 के आसपास है। पूरे शहर और आसपास धुंध की चादर थी और लोगों का दम घुट रहा है। कारण है किसानों का स्टबल बर्निंग यानी बची फसल को जलाना, पहले दिवाली पे पटाखे और साथ में दिल्ली में वाहनों का प्रदूषण। और इस समय की जहरीली हवा किसानों के द्वारा पराली जलाने यानी कि स्टबल बर्निंग की वजह से है। सफेद कपड़ा ओ इस ओर कर दो कैमरा। सारी पोल के शुरू में खोल दोगे। चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए क्योंकि चीखे भी मार रहा है, सूखी टहनी है, हरे पत्ते लगा दो इस पे। घंटी बजी जंगल 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 जंगल। तो पहले तो दिल्ली की सरकार ने लोगों को ही इसका दोषी बताया और साथ में उस समय फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट और प्राइमरी स्कूल्स को बंद कर दिया गया था जो बाद में वापस खोल दिए गए और डीजल वाहनों का मूवमेंट दिल्ली में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। दिल्ली में PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन भी 470 से ऊपर था जो बहुत ही खतरनाक है। PM 2.5 बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही खतरनाक पॉल्यूटेंट है जो आपके फेफड़े में सीधे चले जाते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे सिर का एक बाल भी इनसे 30 गुना ज्यादा बड़ा होता है। 300 से ऊपर का AQI स्कोर हैजार्डियस में आता है और ये बीमार लोगों को तो परेशान करता ही है, साथ में स्वस्थ आदमियों के लिए भी बहुत खराब है। 10 नवंबर को भी दिल्ली का AQI 295 था जो खराब में ही आता है। What's your problem with it? और दिल्ली का तापमान नवंबर में 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड था जो नवंबर के हिसाब से कहीं ज्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब की गवर्नमेंट को दोषी मानती है और 2 साल पहले तक अरविंद केजरीवाल भी यही मानते थे, पर अब उनकी सोच काफी पॉजिटिव हो चुकी है और वो टीम वर्क में विश्वास करने लगे। अब उन्हें लगता है कि उत्तरी राज्यों की यानी कि नॉर्थर्न स्टेट्स की ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है और सिर्फ पंजाब की कह के हम इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। पहले पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अब पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, इसीलिए अब ये सबकी जिम्मेदारी बन गई है। सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्टर का कहना है कि ये सब पंजाब की जिम्मेदारी है और वहाँ की गवर्नमेंट किसानों को पराली जलाने से रोक नहीं पा रही है। उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली को गैस चैम्बर किसने बनाया है। कुल मिला के ये हो रहा है कि सरकारें अपना दोष एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर रही है। पंजाब के CM का कहना है कि उन्हें तो अभी आधा ही साल हुआ है। तो ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए। दिल्ली में दिल्ली सरकार ने 2 साल में स्टबल डीकंपोजर पे 68 लाख रुपए खर्च किए और उसका प्रचार करने में 23 करोड़। और ये कोई इस साल नया नहीं हो रहा, दिवाली के बाद हर साल ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। दिल्ली में धुंध छा जाती है पहले पटाखे जलाने से और उसके बाद स्टबल बर्निंग से और उसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तीनों राज्य शामिल हैं। किसानों के पास सर्दी की फसल को तैयार करने के लिए बहुत ही कम समय होता है, इसीलिए मशीन से कटे खेत में जो नीचे कुछ हिस्सा रह जाता है उसको वो जलाना ही बेहतर समझते हैं। कानून के हिसाब से भी पराली यानी कि स्टबल को जलाना गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइन की व्यवस्था भी की है। और इस साल भी पंजाब में 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच 16,004 फार्म फायर के इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए जो पिछले साल के नंबर से 3700 ज्यादा है। हरियाणा में वहीं 1921 फार्म फायर की इंसिडेंट्स हुई थी। नासा के फायर इंफॉर्मेशन फॉर रेस्क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार जो हमारे नक्शे में रेड डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं वो लाइव फायर को इंडिकेट करते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इंडियन एक्सप्रेस में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट में बताया गया दिल्ली का 32.9% पॉल्यूशन होता है लोकल सोर्स से और PM 2.5 पॉल्यूशन में वाहनों की हिस्सेदारी 51% तक है। इंडिया गवर्नमेंट के अर्थ साइंस एयर मॉनिटरिंग सिस्टम और सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के अनुसार 6 नवंबर को पराली जलाने की वजह से PM 2.5 पॉल्यूटेंट का 41% स्टबल बर्निंग से ही आया है। मगर इतना सेंटी क्यों रहा है? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वायु प्रदूषण से दिल की बीमारी, स्ट्रोक और लंग्स की बीमारियां होती हैं। टेरी यानी कि एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिसर्च में पाया कि पराली जलाने से होने वाले धुएं की वजह से लोगों की सेहत पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। 6 गांव के 3000 लोगों में किए गए सर्वे से पता चला कि उनके फेफड़े कम काम कर रहे थे। इस सब का सबसे बड़ा कारण है पैडी हार्वेस्टिंग और वीट की फसल को बोने के बीच में कम समय। धान की फसल को सितंबर के दूसरे हफ्ते से नवंबर के शुरुआत तक काटा जाता है और गेहूं की फसल की बुआई शुरू होती है नवंबर के पहले वीक से और ये टाइम पीरियड इतना कम है कि लोग जलाना ही सबसे बेहतर सोल्यूशन मानते हैं और ये सबसे सस्ता भी पड़ता है। तो ये केवल 3 हफ्ते का जो समय है यही एक बहुत बड़ा कारण है पराली जलाने का। पहले धान की बुआई होती थी मई में और उसकी हार्वेस्टिंग की जाती थी सितंबर या अर्ली अक्टूबर में। बाद में सरकार ने मिड जून से पहले धान की फसल को काटने पे रोक लगा दी। वजह थी उसको बारिश के साथ सिंक करना जिससे कि ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंस कम हो जाए और इसी वजह से अब 2 फसलों के बीच में समय बहुत ही कम रह गया है। एक कारण ये भी है कि पहले खेत को हार्वेस्ट किया जाता था मैन्युअली यानी कि हाथों से। हरियाणा में आज भी छोटे और गरीब किसान हाथ से ही हार्वेस्टिंग करते हैं। अब कंबाइन से फसल काटी जाती है जो अपने पीछे से स्ट्रॉ छोड़ देता है और अगली फसल से पहले किसानों को उसको
इसको निकालना बहुत जरूरी है और जलाना सबसे ईजी और इकोनॉमिकल पड़ता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, उसने एक बायो डिकम्पोजर भी बनाया है जो स्टबल को खेत में ही डिकम्पोज कर देता है। साथ ही इसको वो खाद में कन्वर्ट कर देता है जो सॉइल की क्वालिटी भी बढ़ाता है और इसकी वजह से अगली फसल पे फर्टिलाइजर का खर्च भी कम होता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और साथ ही पराली जलाने से जो प्रदूषण होता है वो इसकी वजह से नहीं होता है। पर क्या कारण है कि इतना अच्छा होने के बाद भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते? कारण ये है कि ये 3 से 4 हफ्ते का समय लेता है जो किसानों के पास नहीं। जैसे कहा जाता है देयर आर नो फ्री लंचेस, यानी कि इस संसार में कुछ भी चीज फ्री नहीं है और छोटे किसानों के लिए सबसे बड़ी बाधा यही है। हालांकि स्प्रे सस्ता है पर उसकी छिड़काव करने के लिए बड़े स्प्रेयर्स चाहिए होते हैं। सरकार ने मशीनें खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी थी जो इंडिविजुअल के केस में 50% और ग्रुप के केस में 80% तक है। सुपर सीडर और हैप्पी सीडर जैसी मशीनें सबल को जमीन में डाल देती हैं और साथ में गेहूं की फसल को भी बो देती हैं। इस साल 200 करोड़ सब्सिडी के लिए बुक है और लगभग 10,000 के करीब किसानों ने इसको बुक भी किया है। पर छोटे किसानों के लिए इस तरह की मशीन लेना काफी मुश्किल है। साथ ही इन मशीनों का इस्तेमाल करने के लिए बड़ा ट्रैक्टर चाहिए जो 7 से 8 लाख रुपए का आता है। लोग ऐसी भी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए बात कर रहे हैं जिसमें स्टबल का इस्तेमाल हो सके, जैसे कार्डबोर्ड बनाने में। पंजाब में बायोगैस प्लांट भी बने हैं जो 3,000 रुपए पर टन के हिसाब से किसानों से स्टबल लेते हैं, पर अभी तक ये 10 से 12 लाख टन से ज्यादा नहीं है जो पंजाब की कुल स्टबल का सिर्फ 5% ही है। क्रॉप डाइवर्जन करना भी एक सोल्यूशन हो सकता है। कुछ महीने पहले आपकी सरकार ने पंजाब में किसानों से मूंग की दाल को करने को कहा था और ये भी कहा था कि वो पूरी फसल खुद खरीद लेगी। और मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा, इसीलिए मैं बाद में 80% फसल किसानों को प्राइवेट वेंडर्स को बेचनी पड़ी और वो भी थ्रो अवे प्राइस पर। सरकार ने चावल उगाने के लिए डायरेक्ट सीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने पर 1500 रुपए एकड़ देने का वादा किया। मशीन से बेल्स बनाने का भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। एक तो उनको रखने के लिए जगह चाहिए और उसमें चूहे और अन्य कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं। सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए, ऐसा भी लोगों का मानना है। ईंधन की बढ़ती कीमतें, जिसमें डीजल की बढ़ती कीमतें भी एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार और आम आदमी के लिए भी बेटर होगा कि अगर सरकारें एक दूसरे के कोर्ट में बॉल डालने की बजाय समस्या का समाधान निकालने पे जोर दें। साल दर साल लोगों को नर्क झिलवाने से अच्छा है कि इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाए। दिल्ली में स्थिति में अभी भी कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। अंत में फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, 5 मिनट का समय था, आपका 8.5 मिनट हो चुके हैं। और मैंने सारा आप समाप्त करिएगा तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।